हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देर किए। और सबसे पहले लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और फिर जुड़ जाइए मेरे साथ। बेहतरीन से बेहतरीन सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे और क्वेश्चन भी एकदम एग्जाम लेवल के यहाँ पे मिलने वाले हैं। डीटी प्लस भी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, पीजीटी हो और भी कोई एग्जाम हो, तो सभी में आपको ये हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डज मिल्टन पे दिस हिज ट्रिब्यूट व्हेन ही राइट्स द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन जो बोल रहे हैं मिल्टन, तो वो किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं इन लाइन के थ्रू? क्या लाइन है? हुज और थ्रू ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज एट इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फैसल और इन वेल्डार्नो टू डिस्क्राई न्यू लैंड्स रिवर्स और माउंटेन्स इन हर स्पॉटी ग्लोब। तो देखिए यहाँ इनके मैं बता दूं आपको कि इनके फ्रेंड थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इन्हीं को ट्रिब्यूट देते हैं ये इन लाइंस के थ्रू। मिल्टन रोट मेंसस बिफोर ही लेफ्ट नेपल्स, ठीक है। इन्होंने मेंसस नाम का इनका एक वर्क था, इसको लिखा इन्होंने बिफोर ही लेफ्ट नेपल्स। अ लैटिन ट्रिब्यूट, ये एक लैटिन ट्रिब्यूट है इन वर्स टू द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन। तो ये किसको दिया इन्होंने? तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बी ऑप्शन है, इन्हीं को इन्होंने ये ट्रिब्यूट दिया था। In which work Milton wrote, as I was preparing to pass over also into Sicily and Greece, I was restrained by the melancholy tidings from England of the Civil War, for I thought it best that I should be travelling at my ease, even for the improvement of my mind abroad, while my fellow citizens were fighting for their liberty at home. तो ये बात इन्होंने कौन से वर्क में अपने लिखी हैं? तो देखिए इनका एक वर्क था डिफेंसियो सेकंडा नाम का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था, तो उसी में इन्होंने ये जो है सब बातें लिखी थी। और यहाँ बात इस पे ध्यान रखिएगा आप, है ना, ये सिसिली एंड ग्रीस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिविल वॉर की बात हुई है ना, तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स आप पकड़ा करें जिससे चीजें आपको आसानी से पता चल जाए। तो डिफेंसियो सेकंडा जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइमिंग स्कीम, राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसर इन सोनेट्स? व्हाट वाज द राइमिंग पैटर्न ऑफ स्पेंसर इन सोनेट? तो ए बी बी, बी सी डी ई ई। तो ये पहला ऑप्शन इस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ए बी सी डी ई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वर्क मिल्टन डिफेंड्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट और रिलीजियस अथॉरिटी? He also attacks the concept of titles and other forms of pomp. Besides discussing his views on politics, Milton dwells on parts of his biography, including a description of his early years, which education and literature. तो in which work Milton defends करते हैं individual against the control of government or religious authority. ही ऑल्सो ये अटैक करते हैं कंसेप्ट ऑफ, देखिए इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट ऑफ टाइटल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉम्प, ठीक है। बिसाइड डिस्कसिंग हिज, मतलब पॉलिटिक्स के लिए भी अपनी व्यूज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज अर्ली ईयर्स विद एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? तो देखिए इसको ध्यान देंगे आप, ये भी डिफेंसियो सेकंडा की बात हो रही है, तो यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा बी। In which play of Galsworthy, Robert Benton, the imperialist and idealist, intends to implement his coolie labor scheme to provide an outlet to the congested population of England? तो देखिए ये जो बात हो रही है ये इनका वर्क था फॉरेस्ट पॉपुलेशन की बात इसी में हुई है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। The play opens at a point in Sylvanus Heathrope's career when he is almost bankrupt, for the gold mine he bought 13 years ago in Ecuador has turned empty. He is not able to pay off the amount of 14,000 pounds to his creditors. तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? तो ये जो कहानी बताई गई है इसमें सिल्वेंसन हीथ्रॉप्स की कहानी है, उसके कैरियर की, है ना, बैंकरप्ट हो जाता है, तो ये सब चीजें हैं। और वो जब 14,000 पाउंड जो है वो अपने क्रेडिटर को पे करने में बिल्कुल एबल नहीं रह पाता है। तो ये कहानी जो है गाइस ये आपकी हो जाएगी किस कौन से वर्क में मिलेगी? तो ये जो कहानी है ये भी आपके मुझे लगता है क्रेडिट ओल्ड इंग्लिश नाम का जो इनका वर्क था उसकी कहानी है ये वाली, ठीक है। Which of the following sonnet was written by Wordsworth on his way to France on July 31, 1812? The sonnet is a fine example of earth glorification. ठीक है, अर्थ को ग्लोरीफाई किया गया है इस सोनेट के अंदर। तो वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी सोनेट है? तो ये लाइन
जो पहला ये हमारा लाइन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर एबे, ठीक है, 31 जुलाई 1812 में। Wordsworth's sonnet dedicated to liberty and independence from the two groups. The first of 26 sonnet and that were written mostly between, है ना, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया इनकी सॉनेट्स को। तो फर्स्ट 26 सॉनेट जो है वो कब से कब तक की हैं, तो ये 1807 से 1822 तक की जो सॉनेट इन्होंने लिखी हैं, तो उनको जो है डेडिकेटेड टू लिबर्टी, है ना, एक सेकंड, हाँ 1802 से मैं क्या कह रही थी, 1802 से जो 1807 तक की जो सोनेट थी उनको इस ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। ये डेडिकेट की गई है लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। पहला जो ग्रुप है 26 सोनेट का 1802 से 7 तक का, वो किसको दिया गया है, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस के लिए। अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा आपके लिए, और जो नेक्स्ट जो ग्रुप है 26 सोनेट का 1802 से 7 तक तो पहला था, और 1807 से 22 तक जो है वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। इसमें 42 सोनेट हैं, मतलब 26 सोनेट हैं, तो ये किसको दी गई हैं मोस्टली, सेकेंड 42 सोनेट, अच्छा फर्स्ट वाले में 26 थी, सॉरी, सेकंड वाले में 42 सोनेट थी, तो ये रिटन की गई हैं ओवर द ईयर्स। ये किस चीज को ली गई है, डेडिकेट लिबर्टी और इंडिपेंडेंस को ही की गई हैं, और ये भी आपको 1807 से 1822। इन व्यू ऑफ टी.एस. एलियट द बार्ड्स, शेक्सपियर को कहा है ग्रेटेस्ट ट्रेजिक अचीवमेंट वर एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड, बताइए इसमें क्या रहेगा, कोरियोलेनस आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों ही वर्क इनके जो हैं कैसे थे, क्या कहा गया है, टी.एस. एलियट ने इन दोनों पे ही वर्क किया है, हैमलेट पे और कोरियोलेनस। कोरियोलेनस को इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस भी कहा है, और मैकबेथ को भी कहा है, लेकिन वर्क जो किया है वो इन दोनों पे किया है। फिल इन द ब्लैंक, द मॉडल ऑक्सिलरी दैट सूट्स द पर्पस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के लिए आप कौन सी ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, कौन सी मॉडल्स का यूज करते हैं, यस यस, करेक्शन, क्वेश्चन इज वेरी गुड। और यहाँ पे मस्ट का हम यूज करेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन की बात हो रही है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर इज 85 बट ही डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। तो एबिलिटी की बात हो रही है, मतलब जो 85 के हो चुके हैं ग्रैंडफादर, बट अभी भी वो पढ़ सकते हैं बिना चश्मे के, ठीक है, चलेंगे। इन गाल्सवर्दीज प्ले अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द काउ हॉर्न स्टैंड्स फॉर। इनका एक प्ले है लिटिल ड्रीम, अ लिटिल ड्रीम, तो इसमें माउंटेन, द ड्रीम, द माउंटेन एंड द काउ हॉर्न स्टैंड्स फॉर, मतलब किस चीज के लिए, क्या किस चीज का जिक्र है इसमें, किस चीज की बातें यहाँ पे इसमें की गई हैं। तो ये जो बात हो रही है भाई, द माउंटेन लाइफ की बात हमें इस वर्क में इनके देखने को मिलती है। इन गाल्सवर्दीज प्ले, लाइक शेयर कर दीजिएगा इस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इन गाल्सवर्दीज प्लेस अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द वाइन हॉर्न स्टैंड्स फॉर, तो माउंटेन लाइफ है, द टाउन लाइफ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो चीजें, पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिला, हॉर्न, काउ हॉर्न, काउ हॉर्न किसके लिए है, माउंटेन लाइफ के लिए है। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम, मतलब वर्क सेम है, लेकिन यहाँ पे वाइन हॉर्न जो है वो किस चीज के लिए रखा गया है, ये बताना है, वाइन हॉर्न को किसके लिए रखा गया है। तो काउ हॉर्न को तो माउंटेन के लिए रखा गया है, तो वाइन हॉर्न के लिए को रखा गया है भाई, इसको भी माउंटेन के लिए ही रखा गया है। तो दोनों का आंसर आई थिंक माउंटेन ही रहने वाला है इसमें। नहीं, माउंटेन तो वैसे रहना नहीं चाहिए ना, है ना, एक सेकेंड, मुझे लगता है टाउन लाइफ के लिए, टाउन लाइफ के लिए रखा गया है इसको, जो ये वाइन ऑर्न है इसको टाउन लाइफ के लिए रखा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए, इन गर्ल्स वो दिस प्ले अ लिटिल ड्रीम द माउंटेन द ग्रेट हॉर्न स्टैंड फॉर, द माउंटेन द ग्रेट ऑर्न। अब ग्रेट ऑर्न की बात हो रही है इसमें, तो ग्रेट ऑर्न में जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें तीन ही ऑप्शन है, डी नहीं है, सी ही ऑप्शन है, सी तक ही है ना, तो बी वाला हमारा ठीक है, यानी कि जो ग्रेट ऑर्न है वो अनोवेबल या हार्मनी विच स्टिल्स एंड रिकंसील्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग प्रिंसिपल्स डार्क एंड लाइट, लाइफ एंड डेथ, ठीक है। चलिए, व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट द प्लेयर्स टू परफॉर्म, तो मर्डर ऑफ गोंजागो, यही प्ले किया गया था ना इसमें, जानते हैं आप सभी इसको अच्छे से। चलिए, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द एलिमेंट ऑफ द टाउन इज सोन इन द वर्ड्स ऑफ द वाइनोन दैट ट्राइज टू एंटाइज सिलिकन। तो अभी अभी हमने इस प्ले की बात करी है, जस्ट अभी हमने इस प्ले की बात की है, तो ये कौन सा था भाई, लिटिल ड्रीम की बात की गई है ना। चाहे हमारा काउ हॉर्न है, वाइन हॉर्न है या ग्रेट हॉर्न है, तीनों हॉर्न कहाँ पर है, लिटिल ड्रीम में है। काफी डीप क्वेश्चन है, मिलेंगे नहीं आपको कहीं पर। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी प्रेजेंट्स
E. Blevett Wayne, a producer who takes much pains to rehearse a piece called Orpheus with his lute, which depicts the conflict between a professor and his wife. तो बताइए कौन सा वर्क है ये जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और ऑर्फियस इज ल्यूट विच डेपिक्ट्स द कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट दिखाता है किस चीज के बीच में, प्रोफेसर है कोई और भाई उसकी जो है ये वाइफ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा आंसर रहने वाला है पंच एंड गो। ठीक है, पंच एंड गो डी आंसर हमारा करेक्ट है। विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी प्रेजेंट्स ई ब्लेविट वेन, सेम चीज है लेकिन इसमें क्या है, ये डबल आ गया क्या क्वेश्चन हमारा, है ना? मुझे लगता है ये डबल, हाँ ये डबल 2 बार आ गया भाई क्वेश्चन। कोई नहीं, छोड़िए आप इसे, है ना। Galsworthy portrays loyal and devoted wives through the character of Lady William Drummond in, किसमें है ये कैरेक्टर, गाल्सवर्दी ने किसमें पोर्ट्रे किया है? लॉयल है, डिवोटेड वाइब्स है, और थ्रू कैरेक्टर किस कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने लॉयल्टी को दिखाया है और डिवोटेड वाइब्स को दिखाया है। तो ये भाई हमारा हो जाएगा फाउंडेशंस। ठीक है, Who wrote the following prose works? Apology for the French Revolution, okay, 1793. Of the Catholic Relief Bill, 1829. Two addresses to the freeholders of Westmoreland, 1818. तो बताना ये तीनों के तीनों किसके हैं भाई? तो ये देखिए वर्ड्सवर्थ रिलेट करते हैं, किससे करते हैं? वर्ड्सवर्थ। एक बार और देख लेना आप पीछे जाके इसको। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो द मीटिंग विद अ वोट ऑफ थैंक्स, मतलब रुक गई, मीटिंग रुक गई एक वोट ऑफ थैंक्स के साथ। तो क्या रखेंगे? ये तो आसान है बहुत ज्यादा, मतलब कॉन्क्लूडेड करेंगे, है ना, कंक्लूजन पे ही तो पहुंचती है ना मीटिंग, एक थैंक्स के साथ कंक्लूजन पे पहुंची। ये पार्ट है, तो इसमें जो एरर ये मतलब दिया गया है पार्ट, इसमें बताना है कि क्या कोई एरर है या किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटेड बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। क्या ये सही है डेटेड बैक यहाँ पर, या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा? तो ये डेटिंग बैक टू होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? डेटिंग बैक टू होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स आर्टिफैक्ट्स डेटिंग, डेटिंग है ना, डेटिंग बैक करते हुए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ही सेड लेट सी शो बिगिंस, लेट द शो बिगिन, तो बिगिंस का कोई काम नहीं यहाँ, तो लेट द शो बिगिन होना चाहिए इजीली। ठीक है, लेट द शो बिगिन, सेम सेम है ना ए और बी। यस, कोई सा भी मान लीजिए आप इनमें से आंसर। बोथ ऑफ देम आर गुड बट दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू, मतलब दोनों अच्छे हैं लेकिन दोनों में से ये सबसे अच्छा है। तो इस तरीके की बात हुई है, तो ऐसी जगह तो हम क्या यूज करेंगे? बेटर का यूज करना चाहिए ना, बेटर ऑफ द टू। यस, द बेस्ट, बेस्ट थोड़ी होता है दो में, बेटर होता है, तो बेटर रखेंगे आप यहाँ, बेटर रखेंगे। यस, आई एम रियली सॉरी बट आई हैवंट गॉट मच मनी माई सेल्फ। बताइए इसमें मतलब ये पूरा ठीक है या फिर इसमें दूसरा ही लेना पड़ेगा पूरा हमें? तो मुझे लगता है कि ये पूरा ठीक है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रियली सॉरी बट आई हैव नॉट गॉट मच मनी माई सेल्फ। ठीक है, चलेंगे आगे। यस, यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, सही स्पेलिंग आपको बतानी है, करेक्टली बतानी है ना, हाँ करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। तो ये बताइए इंजेनुअस की, इंजीनियस है ना, इंजीनियस हो जाएगा ये शायद। तो इंजीनियस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो EINGENIOUS होना चाहिए, और ये हमें मिल रहा है भाई बी वाले में। ठीक है, चलिए प्लेगियरिस्ट की बतानी है, प्लेगियरिस्ट तो PLAGIARIST, तो मुझे लगता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। एकोमोडेशन, एक्कोमोडेट वाली ही एक्कोमोडेशन की भी होती है, यानी कि डबल सी आता है और डबल एम आता है, और ऐसा किस में नजर आ रहा है? हमें पहले में ही नजर आ रहा है, पहला ही हमारा सही हो जाएगा। यस, प्यूरिटेमिकल या प्यूरिटेनिकल है, प्यूरिटेनिकल होना चाहिए, MM कहाँ से आ गया? तो प्यूरिटेनिकल में डी वाले पे पहुंचे अब सीधा, ये तो सारे उलट पुलट हैं बाकी तो। द पियोन सेड टू हिज ऑफिसर प्लीज फॉरगिव मी, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है, ये डायरेक्ट है, इसको आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो किस तरीके से बनेगा ये? यस, तो पहला ही ठीक है ना, द पियोन रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू फॉरगिव हिम, टू से ऐड कर देंगे प्लीज वाले को। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाय मी अ नोट पैड द नेक्स्ट डे, तो ये आपको डायरेक्ट में बनाना है, और यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर सेड टू मी, ये टाइपो है, आप इसको ऐसे मत गलत मत लेना, ये टाइपो है। ठीक है, ये माई ठीक है यहाँ पर,
और ये एम वाई छोटा वाला ये मतलब टाइपो हो गया है। तो मुझे लगता है इसमें हम बी पर जाएं तो ज्यादा बेटर है। माई ब्रदर सेड टू मी, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर क्या आया है सबसे पहले हम देखेंगे। भाई हमारे पास यहाँ पे वुड है, तो यहाँ पे आई के साथ सेल होगा तभी तो वहां वुड होगा ना, ठीक है। और आई वुड बाय यू आ नोट पैड, ठीक है। अच्छा वुड का तो वुड ही रहेगा, सेड टू मी है तो यहाँ पे शेल, नहीं नहीं नहीं, पहला वाला मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे सेकंड वाला ही ठीक लग रहा है। माई ब्रदर सेड टू मी आई वुड बाय यू अ नोट पैड टुमारो, बिकॉज ठीक है नेक्स्ट डे है तो टुमारो उसके लिए है ही। चलिए शेल का तो शुड हो जाता ना, इसलिए वुड का वुड है, ये वाला ही ठीक है हमारा। ध्यान देना थोड़ा सा इस पे आप। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका। ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड एंड, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स जब आप बनाएंगे इसको तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, एज सून एज से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ये वाला। तो एज सून एज से बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एज सून एज ही रिसीव्ड द कॉल ऑफ हिज फ्रेंड ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, ठीक है। चेंज फॉलोइंग सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाना है। हिज सीनियर कलीग्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, ये तो सिंपल है, इसका कैसे बनाएंगे आप कॉम्प्लेक्स। तो इसका कॉम्प्लेक्स हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये बी वाला मिक्स हो गया भाई, मर्ज हो गया ए में ही, बी वाला ये देखिए ये वाला यहाँ पर हमारा बी भी इसी में है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इस पे। बी भी हमारा ये रहा, ठीक है। और बी ही हमारा ठीक भी है इसमें, ठीक है, बी ही ठीक है। हिज कलीग्स हु आर सीनियर टू हिम, है ना, कह रहा है कि हिज सीनियर कलीग्स, तो 10 कलीग हु आर सीनियर टू हिम हैव बीन ट्रांसफर्ड टू देहरादून, कुछ नहीं करना इसमें ज्यादा। Movement in American literary and critical circles, whose flourished between 1915 and 1933, the prime movers were Irving Babbitt, Paul Elmer, Moore, and Norman Foster. Its program was intended to uphold human dignity and moral rectitude and extol the importance of the use of reason and the will. तो बताइए यहाँ पे कौन सा मूवमेंट था ये जिसमें सभी इरविंग बैबिट को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और पॉल एल्मर मूर भी हैं और नॉर्मन फोस्टर भी हैं। ये तीनों जो है किससे रिलेटेड हैं, तो ये न्यू ह्यूमनिज्म से रिलेटेड है। बी ऑप्शन वेरी करेक्ट। The native hue of resolution is cycled over with the pale cast of thought. Who utters the above words in the play Hamlet? ठीक है, क्या कहा जा रहा है, द नेटिव ह्यू ऑफ रेजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, किसने कहा है ये, हैमलेट प्ले के लिए। तो ये बात कही है हैमलेट प्ले के लिए भाई हमारे जो ठीक है प्ले हैमलेट, हैमलेट नहीं कही है, ठीक है। व्हाट इज ये बात जो है हैमलेट प्ले में, ये क्या हो गया, अच्छा हैमलेट प्ले में ये बात हैमलेट ने ही बोली है। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल। गाइज मुझे एक सेकंड दीजिएगा, एक छोटा सा काम। यस तो हम इस पे थे, हैमलेट नहीं कही है, ठीक है। द नेटिव व्यू ऑफ रिजोल्यूशन सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, ठीक है, थॉट की बात हुई है, हैमलेट है। हु अमंग अस द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय डाउडन एज अ स्मॉलर श्रीलर फियर्सर मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस, किसको कहा गया है इसमें। तो इसकी बात करें तो रीगन की बात हो रही है यहाँ पे, जो फर्स्ट सबसे बड़ी बेटी थी। चलिए, द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर, हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले किंग लियर, किंग लियर में कौन कहता है द टायरनी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू एंड्योर। तो ये बात जो कही है भाई किंग लियर में कही है कैंट ने, ठीक है, कैंट की स्टेटमेंट है ये। Of all Shakespeare's tragedies, I would answer not even except King Lear. Othello is the most painfully exciting and the most terrible. Who made the above statement? ये statement किसके द्वारा है, तो ये statement जो है yes AC ब्रेडले की statement है ये, AC ब्रेडले, ठीक है। Oh beware my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feed on. Who utters these words in the play Othello? ओथेलो में कौन कहता है, इयागो कहता है, ठीक है, यस।
एट विच इवेंट डू ऑर्लैंडो एंड रोजलिंड मीट? किस इवेंट पर मिलते हैं? तो रेसलिंग मैच था, वहां पर मिलते हैं ये लोग। A word term invented by Russian novelist Ivan Turgenev in his novel Fathers and Sons, ठीक है, Fathers and Sons 1862 में, what denotes a radical or extreme radical attitude which denies all traditional values and not infrequently moral values as well. तो ये किसकी बात हो रही है? A word term invented by Russian novelist Ivan Turgenev in his novel Fathers and Sons. तो ये निहिलिज्म है इसमें, nihilism. A option is very correct here. Whom does Hermia's father want her to marry in Midsummer Night's Dream? हर्मियाज फादर वॉन्ट हर, उसकी शादी किससे करना चाहते थे? हर्मिया के पिता जो थे, तो लिजेंडर से नहीं, डिमेट्रियस से उसकी शादी कराना चाहते थे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, और वो लिजेंडर को पसंद करती थी, राइट ना? यस। Who among us the young Athenians in Midsummer Night's Dream is first affected by the love potion? सबसे पहले लव पोशन से कौन अफेक्टेड हुआ था? तो ये लाइजेंडर हुआ था, है ना, वो हेलेना को पसंद करने लगा था, तो ये लाइजेंडर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हु हैज कॉल्ड, निकल निकल जल्दी। यस, तो हु हैज कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट बाइस्टेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? बेकन के बारे में किसने कहा है? अच्छा, पहले में हमारा कौन था भाई? लव पोशन को अफेक्ट किया था सबसे पहले, लिजेंडर को किया था लव पोशन ने, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। तो हु हैज कॉल्ड बेकन इज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ये किसने कहा है? तो पॉप ने कहा है ऐसा बेकन के लिए। चले, an idealized concept of uncivilized man who symbolizes the innate goodness of one not exposed to the corrupting influence of civilization. एक idealized concept है of uncivilized man का, who symbolize, जो symbolize करता है innate goodness of one not exposed to the corrupting influence of civilization. तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको आप कहेंगे noble savage, ठीक है, noble savage कहा जाता है इसको। The German term that refers to a noble dealing with one person's formative years or spiritual education, it is generally referred to as noble of formation, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पर? एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग से हैं। द जर्मन टर्म दैट रेफर्स, एक जर्मन टर्म है जो रेफर करती है डीलिंग वन पर्सन फॉर्मेटिव ईयर्स, है ना, और स्पिरिचुअल एजुकेशन जो उसकी हुई है, और नोवेल ऑफ फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये देखिए बिल्डिंग्स रोमन होता है, एक तरीके से डेवलपमेंट नॉवल भी आप इसको कह सकते हैं कि, है ना, बच्चे से लेके बड़े तक के साथ जो जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। हु सेड मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? तो ये तो सभी जानते हैं कि विलियम ब्लेक ने ऐसा कहा है। कीप हिज एट आर्म्स लेंथ लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, नो एरर। तो यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन आ गए थोड़े से, अब आपको इसमें बताना है कि कहाँ पर एरर है। तो यस, ये देखिए कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, तो इसमें जो एरर रहने वाला है आपका, आई थिंक इन द लॉन्ग रन एट आर्म्स लेंथ, तो ठीक है, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एट आर्म लेंथ है ना, एट आर्म लेंथ रहेगा या आर्म्स लेंथ रहेगा? मुझे एरर इसी में लग रहा है, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन या इन द लॉन्ग रन? इन अ लॉन्ग रन भी, यहाँ पे भी एरर हो सकता है, तो कौन से में एरर रहेगा इसमें? आर्म्स लेंथ में ही लग रहा है वैसे मुझे, आर्म एट आर्म लेंथ ही होना चाहिए इसको, ये यहीं पे एरर लग रहा है मुझे। चलिए अब देख लेना एक बार इसको, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द कुकू? नो एरर, तो यहाँ पर एरर है कि नहीं? देखिए दाकूकू का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो सीधा सा एरर है ना, दाकूकू का कोई मतलब नहीं है, कुकू है एनिमल का नेम है, तो सीधा प्रॉपर नाउन है, इसमें तो मतलब ही नहीं है आर्टिकल का। तो यू वर द लास्ट पर्सन टू लीव द हॉल वरंट यू? तो यू वर द लास्ट पर्सन टू लीव द हॉल, है ना, तो क्या आप यूज करेंगे यहाँ पर?
भाई देखिए इसमें आया है यू वर द लास्ट पर्सन, वरंट यू है या फिर नो एरर है, तो इसमें तो कोई भी एरर नहीं लाए, ये ठीक है आपका, ये पूरा का पूरा ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। चलिए, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो यहाँ पे कहाँ पर एरर है? यस, इसमें एरर आई होप बी पार्ट में मुझे लग रहा है, इट्स सिचुएटिंग द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड, सिचुएटेड रहेगा ना, सिचुएटिंग का तो कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे यहाँ, तो इसी में एरर लग रहा है मुझे ये वाला। चलिए ठीक है, अ गैंग मेंबर ऑफ नो इम्पोर्टेंस सस्टेन्ड एन इंजरी टू द आर्म, ठीक है, इसमें कहां पर एरर होगा? इसमें एरर रहेगा, मुझे लग नहीं रहा इसमें कोई भी एरर है, इसमें नहीं है एरर भाई। अ गैंग ऑफ मेंबर ऑफ नो इम्पोर्टेंस सस्टेन्ड एन इंजरी टू द आर्म, ठीक है, चलेंगे। ही रिपेंटेड टू हैव आइडल फॉर ईयर्स, नो एरर। ही रिपेंटेड आइडियल फॉर ईयर्स, इसमें एरर कहां पर होना चाहिए? तो इसमें मुझे लग रहा है बी पार्ट में एरर है। ही रिपेंटेड टू हैव, ठीक है, ही रिपेंटेड हैविंग आइडल, हैविंग होना चाहिए, टू हैव नहीं, ये है टू हैव नहीं, हैविंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जीरण यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है। चलिए, remains castles form a substantial part of a city's both historical and cultural richness, तो यहाँ क्या आना चाहिए? तो इसमें मुझे लगता है लाइक हो जाएगा, लाइक आ जाएगा, रिमेन्स लाइक कासल्स फ्रॉम अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अ सिटीज बोथ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिचनेस, ठीक है। चलिए, रमेश विल टेक डैश जॉन इन द फाइनल, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो अंडर अंडर ऑन ऑन आएगा बस, इनमें तो मुझे प्रीपोजिशन यही ठीक लग रही है यहाँ आने के लिए, बाकी तो नहीं। सी डैश एनी नॉलेज ऑफ योर वेयर अबाउट्स, तो ये हो जाएगा भाई, डिनाइज हो जाएगा ना, डिनाइज मना करती है ना, सी डिनाइज एनी नॉलेज ऑफ योर वेयर अबाउट्स। चलिए, द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय लोकल पीपल, द म्यूनिसिपैलिटी सीम्स डिटरमाइंड टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट पैसेज टैक्स, इसमें क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ होना चाहिए, मैं क्या सॉरी बी है ना, इन स्पाइट ऑफ ठीक है, क्योंकि ये कहना चाहता है कि इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बाय लोकल पीपल द म्यूनिसिपैलिटी जो है वो सीम करती है डिटरमाइंड टू कलेक्ट द न्यू ट्रांजिट पासेज टैक्स, ठीक है, इसके बावजूद भी। यहाँ पे देखें, व्हाट अदर स्टूडेंट्स थिंक, आई डेफिनेटली बिलीव द सोनी इज वेरी ट्रस्टवर्दी एंड सी नेवर लाइज, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? ये भी हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ ही होगा इसमें भी भाई। एक सेकेंड, इन स्पाइट ऑफ कैसे हो जाएगा? What other students think? In contrast, I definitely believe that Sony is, अच्छा मतलब ये कुछ इस तरीके से है भाई कि मतलब कॉन्ट्रेरी है, ये है ना, कॉन्ट्रेरी टू लगाइए यहाँ पर, इन कंट्रास्ट तो नहीं, कॉन्ट्रेरी टू हो जाएगा, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट है ना, अदर स्टूडेंट, मतलब उसके कॉन्ट्रेरी में जो अदर स्टूडेंट सोचते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है यहाँ पर, तो ये ठीक है। अच्छा, एसोसिएट जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा? कनेक्ट होता है, कनेक्ट। क्वेल्म, तो इसको आप रखेंगे भाई, क्वेल्म को, इसका मतलब हो जाएगा थोड़ा स्क्रपल, है ना, संशय ना हो बिल्कुल भी, क्वेल्म एक तरीके से संशय ना हो बिल्कुल भी, स्क्रपल रख सकते हैं आप इसको, संशय ना हो जब बिल्कुल भी माइंड में, एकदम आदमी फ्री माइंड रहे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज अ प्ले विद इन प्ले सीन, तो ये तो हेमलेट में है ना, प्ले विद इन प्ले, आसान था ये तो, मर्डर ऑफ गोंजागो। व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज मिल्टन लाइसिडस, मिल्टन की लाइसिडस किस तरीके की पोइम है? तो ये एक आप जानते हैं एलेजी है। इन विच पोम द लाइन होकर अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये तो जाने पहचाने क्वेश्चन है, इमॉर्टलिटी ऑड से है। यस, तो यही क्वेश्चन थे भाई, 65 क्वेश्चन थे आज की क्लास में, और आई होप कि आपको पसंद भी आए होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लेवल बहुत बढ़िया भी था। तो ऐसे ही क्वेश्चनों से अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं एग्जाम तक आपको ये सीरीज बिल्कुल चलाती रहूंगी कंटिन्यू, ठीक है, मिस नहीं होगी अब,
वो थोड़ा बीच में ऐसा टाइम गया है कि मैं बीच में थोड़ा बंक मारा है मैंने कई बार, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।